तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 10th के मैथ में प्रश्नावली 1.2 का 4 सवाल लगाया हुआ था, तो और आगे की 3 सवालें रह गई थी जो आज हम भाग 2 में कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का भाग 2 है ये। तो बच्चों 5वां सवाल है आपका कि जांच कीजिए, आपको जांच करना है क्या कि प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या आपको मालूम है कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या कौन संख्या भाई, तो 6 की पावर n, ये कोई संख्या है 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n क्या शून्य पे समाप्त हो सकती है। तो ये शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं, इस चीज की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये होती है, ये कहती है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्य है तो वह 5 से अवश्य विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंत में शून्य है तो वह संख्या 5 और 2 से तो अवश्य विभाजित होगी। तो चूंकि 5 से विभाजित होना चाहिए इसको, तो आइए चर्चा करते हैं। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यदि संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से अवश्य विभाजित होगी। हाँ बच्चों, क्योंकि अगर संख्या में शून्य है तो 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। अगर 5 से विभाजित होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो कि संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अगर 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3 और उसके पावर n। अब ये जो n है इसके ऊपर भी रहेगा और ये n इसके भी ऊपर रहेगा, तो 2 की पावर n गुणते 3 की पावर n। क्या आपको कहीं 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब अभाज्य गुणनखंड में 5 है ही नहीं तो जो 6 की पावर n है ये 5 से विभाजित नहीं होगी। और जब ये 5 से विभाजित ही नहीं होगी तो 6 की पावर n में कभी जो है ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो आगे देखिए, तो स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 है ही नहीं, यहाँ पर दिख रहा है हमको। तो अतः संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य पे समाप्त होने का तात्पर्य यह है बच्चों कि 5 से विभाजित होना चाहिए। अब 5 से विभाजित होने का तात्पर्य यह है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। तो बच्चों इसके बाद हम लोग का अगला सवाल है सवाल नंबर 6, आइए उसकी चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों, तो अब आपका छठा क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए, यानी आप बताइए कि 6 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 क्या ये भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों हमने बताया था आपको कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। जैसे कोई भी संख्या भाज्य तभी होगी जब उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सके। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय यही होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्याएं अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित की जा सकती हैं। तो यानी इसको भी हम लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपकी संख्या नंबर पहली है कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका एक पार्ट में है और ये एक पार्ट में है। बच्चों 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर भी है। क्यों ना इस 13 को हम लोग बाहर निकाल लें। तो जैसे इस 13 को बाहर निकालते हैं तो इस पार्ट से 13 गायब और यहां से 13 जैसे ही हटेगा, 13 में 13 का भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो बचेगा 7 गुणते 11 प्लस 13 का जगह पे 1। अब हो गया 7 में 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 77 यानी 77। अब प्लस 1 हो जाएगा तो 77 और 1 78। 13 गुणते 78 हो गया। अब 78 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। तो 78 2 से कटेगा तो आएगा 39 गुना 78, 3 से कटेगा तो 13 3 39 और 13 13 से ही कटेगा। तो इस प्रकार हमने जो संख्या है 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। और बच्चों हमने क्या कहा कि यदि हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होंगी, भाज्य होंगी। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है ये जो संख्या है आपकी क्या है,
भाज्य संख्याएं हैं। अगली संख्या की बात करते हैं तो 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5। इसमें हमने जुगाड़ लगाया कि देखिए ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है टर्म और ये टर्म है, यानी एक पद ये है एक पद ये, दो पद इसमें बस केवल है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं 5 कॉमन निकालते हैं, यहां से भी यहां से भी। तो जब 5 कॉमन निकालेंगे तो 5 गायब हो जाएगा। कहीं 5 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहां से जैसे ही 5 निकलेगा बच्चों तो केवल 1 बचेगा, क्योंकि 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 आता है, 1 आ गया। अब देखिए 7 6 4 3 2 इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1008। अब प्लस 1 तो प्लस 1। अब 1008 में 1 जोड़ेंगे तो आता है 1009। अब यहां पे देखिए तो हमने ये जो बड़ी संख्या लिखी हुई थी इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, क्योंकि 5 आप जानते हैं बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड होता है, और यहाँ पे 1009 ये भी अभाज्य गुणनखंड होता है। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर इतनी बड़ी संख्या आप कैसे बता दिए अभाज्य गुणनखंड। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कोई भी अभाज्य गुणनखंड को पहचानने का तरीका एक फार्मूला होता है, या तो वो 6n+1 के रूप में होगी या तो 6n-1 के रूप में होगी। अब यहां पे क्या मतलब है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां पे हम लोग इसके बराबर करेंगे 1009 और इसके बराबर करेंगे 1009। अगर यहां पे n का मान प्राकृतिक संख्या आ जाती है, यदि यहाँ पे n का मान एक प्राकृतिक संख्या आ जाती है तो ये आपका क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर ये 6n है तो बराबर जाएगा तो जाएगा 1009, ये प्लस 1 हो जाएगा -1, तो आएगा 6n बराबर 1008। तो n बराबर हो जाएगा 1008/6। अब 6 का भाग करेंगे 1008 में, देखिए 6 एकम 6, आपका शेषफल बचेगा 4, फिर 0 आएगा, फिर ये जाएगा आपका 6 बार, तो 6 6 का 36, फिर शेषफल आएगा 4 और ये 8 हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। अब 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो होता है आपका 48, यानी n का मान जो आ गया आपका 48 आ गया। और आपको पता है कि 48 एक प्राकृतिक संख्या होती है, अर्थात जो प्राकृतिक संख्या आ गई इसका मतलब ये है कि जो 1009 है ये क्या होगी मित्रों, अभाज्य होगी। तो हमने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ाया था नंबर सिस्टम में कि कोई भी जो अभाज्य संख्या होती है या तो वो 6n+1 के रूप में होगी या तो 6n-1 के रूप में होगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही बड़ा है, उसको आपको हम केवल समझा देते हैं, लिखते नहीं है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर सोनिया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर सोनिया एक वृत्ताकार पाथ पे चक्कर लगाती है। बच्चों, किसी खेल के मैदान के चारों ओर सोनिया एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, तो इस मैदान का चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है बच्चों, सोनिया, इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट। और एक रवि है, इसको उसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब कहा जा रहा है कि अगर कोई ये वृत्ताकार मैदान है और यहीं से दोनों एक स्थान से एक ही समय पे चलना प्रारंभ कर दें तो वो दोबारा किस समय मिलेंगे? बच्चों बहुत ही आसान है, मानते हैं चलिए यहां से मिलता है, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों का लॉस निकालेंगे। तो 18 बराबर होता है, जानते हैं 2 9 18, 3 त्रिका 9, या आपका 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 12 के अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं कि 2 गुणते 3 गुणते, देखिए 12 का पैसे निकालेंगे, 12 को 2 से काटेंगे तो आएगा 6, फिर काटेंगे 2 से तो आएगा आपका 3, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 1, यानी 2 गुणते 3। अब देखिए इसका जो लॉस होगा एलसीएम वही होगा। तो लॉस क्या होता है बच्चों, तो देखिए 2 यहाँ पे 2 बार आया है तो हम यही लेंगे अधिकतम 2 की पावर 2 गुणते 3, यहाँ पे 2 आया है तो 2 बार यहाँ पे लेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौके 36,
यानी 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। आइए देखते हैं। मानते हैं सोनिया है और ये रवि है। तो सोनिया एक चक्कर लगाएगी 18 मिनट पे, फिर दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट पे, यानी 36 मिनट बाद वो यहीं पे आके मिलेगी। बात करते हैं रवि की। तो रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, दूसरा चक्कर वो 24 मिनट में पूरा करेगा और तीसरा चक्कर 36 मिनट पे, यानी 36 मिनट पे आके दोनों कहां होंगे, मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप बड़े आसान से कुछ नहीं करना है आपको, 18 मिनट और 12 मिनट का लॉस निकाल लीजिए। जो भी लॉस आएगा उतने ही मिनट बाद वो क्या करेंगे बच्चों, एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली जो है 1.2 का भाग 2 और प्रश्नावली 1.2 हमारी समाप्त हो जाती है। और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3, जहां पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या ये है कि नहीं है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल एक क्वेश्चन वहां से आता है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो आप अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि राज्य शिशु शिक्षा संघ के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में कक्षा 10 का मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं और आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए।